हेलो दोस्तों। अभी तक आपने जो है ज्योतिबा फूले का भीष्म का अपमान यहाँ तक सुना था। अब आगे हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या था। तो सरकारी नौकरी की चाह नहीं। ज्योतिबा फूले के पूना के कई ब्राह्मण मित्रों ने अंग्रेजी राज में सरकारी नौकरी करना उचित समझा और वे नौकर हो गए, नौकरी करने लगे। लेकिन ज्योतिबा ने सरकारी नौकरी पाकर सुख और अमन चैन से जीने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। ज्योतिबा फूले नौकरी को एक प्रकार का बंधन मानते थे। ब्राह्मण मित्र की शादी में हुए घोर अपमान से वे बेहद दुखी थे। उसके कारण वे चिंतित रहते थे। वह ऐसे उपाय की खोज में जुट गए जिससे भविष्य में उनकी तरह किसी अन्य शूद्र को अप्रताड़ित व अपमानित न होना पड़े। वे इस कलंक को समूल उखाड़ फेंकने के बारे में सोचते रहते थे। इस अपमान ने उनके जीवन में एक नई चेतना का संचार कर एक नए संघर्ष को जन्म दिया। वे कहा करते थे, यदि मैं सरकार का नौकर हो गया तो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। जबकि राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी सरकारी नौकरी में चले गए थे। जिस परीक्षा को लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख ने पास किया था, उसी परीक्षा को ज्योतिबा फूले ने भी अच्छे अंकों से पास कर लिया था। ज्योतिबा फूले के समकालीन जगन्नाथ शंकर सेठ बहुत धनवान पिता के पुत्र थे। उनके साथ ही बाल शास्त्री जांकेकर और कृष्ण शास्त्री चिपलूणकर आदि लोकहितवादियों ने भी सरकारी नौकरी कर ली। लेकिन सामाजिक सुधार की भावना से ओत-प्रोत ज्योतिबा फूले ने अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए सरकारी नौकरी के बजाय सामाजिक क्रांति के महान कार्य को सर्वोपरि महत्व दिया। अगर ज्योतिबा चाहते तो वे भी सरकारी नौकरी में अच्छा पद पा सकते थे। ज्योतिबा ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात अपने जीवन के प्रारंभ से ही शुरू कर दिया। इसलिए पूना के तथाकथित सुधारवादी ब्राह्मण और सनातनी धर्मी सभी ज्योतिबा फूले से हमेशा कतराते थे। आखिर उनमें इतना नैतिक बल कहाँ था जो ध्येयनिष्ठ और उच्चतम चरित्र के धनी ज्योतिबा फूले के सामने टिक पाते। आगे अहमदनगर की यात्रा। ज्योतिबा के एक मित्र सदाशिव बल्लाल गोबंदे ज्योतिबा की तरह ही प्रखर तथा प्रतिभावान व्यक्ति थे। शिक्षा पूरी होते ही उन्होंने इनाम कमीशन विभाग में नौकरी कर ली। गोबंदे का तबादला अहमदनगर हो गया और वे वहाँ एक अंग्रेज जज के ऑफिस में काम करने लगे। सदाशिव गोबंदे ने ज्योतिबा को अहमदनगर आने का निमंत्रण भेजा। ज्योतिबा मित्र का आग्रह न टाल सके और अहमदनगर जा पहुँचे। अहमदनगर ज्योतिबा इस उद्देश्य से गए थे ताकि वहां जाकर वे समाज सेवा तथा भावी योजनाओं के बारे में कुछ अध्ययन कर सकें। उस समय अहमदनगर में लड़कियों के लिए इस अमेरिकन ईसाई मिशनरी द्वारा कई स्कूल चलाए जा रहे थे। इन स्कूलों का संचालन एक अंग्रेज महिला मिस फरार कर रही थी। उस समय भारत में स्त्रियों की बहुत दुर्दशा थी। उनका पढ़ना लिखना धर्म विरुद्ध माना जाता था। उस युग में नारी मात्र बच्चे जनने की मशीन से बढ़कर और कुछ नहीं मानी जाती थी। ज्योतिबा अपने मित्र सदाशिव गोबंदे के साथ मिस फरार से मिलने गए। मिस फरार ने महसूस किया कि ये दोनों मित्र बहुत ही प्रतिभाशाली और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मिस फरार ने भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा से ज्योतिबा को परिचित कराया और स्त्री शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने ज्योतिबा से स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा। ज्योतिबा मिस फरार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी वक्त संकल्प किया कि वे नारी शिक्षा का कार्य पूना पहुँचते ही चालू कर देंगे। अहमदनगर से ज्योतिबा जल्दी ही पूना लौट आए। पूना आकर ज्योतिबा महिला शिक्षण के लिए अपनी योजना बनाकर उसे कार्य रूप में परिणत करने में जी जान से जुट गए। भले ही तत्कालीन सामाजिक स्थिति उनके आगे आ रही थी, किंतु उन्होंने उसकी भी कोई परवाह नहीं की। तत्कालीन सामाजिक स्थिति उस समय समाज के ऊपर
वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से हावी थी। जहाँ तक निम्न वर्गीय और छोटी जाति के लोग के शिक्षित होने का सवाल था, यह कार्य असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि इन निम्न वर्गीय लोगों में स्वयं भी शिक्षा के प्रति न तो कोई लगाव ही रह गया था और न ही कोई उत्साह। वर्ण व्यवस्था इतनी ठोस, अस्थायी और मजबूत प्रथा थी कि उसने अपने स्थायित्व के लिए इन निम्न वर्गीय छोटी जाति के लोगों को शिक्षा पाने के अधिकार से ही वंचित कर रखा था। ये लोग जानते थे कि वे कितना भी चाहें, मौजूदा व्यवस्था के तहत रहते शिक्षा हासिल कर पाना उनके लिए आकाश के तारे तोड़कर लाने के समान कठिन है। यही दो प्रमुख कारण थे जिसके चलते ये लोग शिक्षा से वंचित रहे। दरअसल ये लोग युगों से जारी इस वर्ण व्यवस्था को अपनी नियति मान चुके थे और इसे उन्होंने भले ही व्यवस्था में ही सही किंतु स्वीकार कर लिया था। वे इस अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग मान चुके थे और यह स्थिति ही उनकी गुलामी का प्रतीक थी। इस मानसिक गुलामी ने ही पीड़ित मानवता रूपी इस मनुवादी वर्ण व्यवस्था को जारी रखने में ज्योतिबा फूले ने अहम भूमिका निभाई। ज्योतिबा ने वर्ण व्यवस्था के चंगुल में फंसी मानवता को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने छोटी जातियों के लोगों को लामबंद करने व उनमें जागृति लाने की ठानी। उनका मानना था कि केवल आहें भरने व ब्राह्मणों को कोसने भर से अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटेगा। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, उसमें मात्र एक दीपक जला दो, अंधेरा स्वयं ही और तुरंत ही गायब हो जाएगा। जब तक ज्ञान का सूरज नहीं उगेगा तब तक अज्ञान का अंधकार छाया ही रहेगा, और यदि एक बार ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया तो मनुवादी वर्ण व्यवस्था के परखच्चे उड़ जाएंगे। आखिरकार हम कब तक अन्याय, शोषण, उत्पीड़न की दलदल में फंसे रहें। कल्याणकारी लक्ष्य की पूर्ति और शांति से समृद्धशाली जीवन पाने की खातिर जीवन और मरण दोनों का मूल्य समान होता है। यह सही है कि सुख और सम्मान पाने के लिए मनुष्यों को कांटे भरे मार्ग से गुजरकर संकटों का सामना करते हुए संघर्ष करना पड़ता है। ज्योतिबा की अटल मान्यता थी कि महापुरुष कभी समझौता नहीं करते, बल्कि वह लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं। ज्योतिबा को अपने लक्ष्य को पाना था और लक्ष्य पाने के लिए वे किसी भी समझौते के विरुद्ध थे। वे तो अपने अथक प्रयासों से अंधकार में डूबे समाज को प्रकाश की किरण दिखाना चाहते थे और इसलिए वे सामाजिक स्थिति की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ चले। जिन वर्गों के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध है उनके लिए सबसे पहले शिक्षा का प्रबंध किया जाए। स्त्रियों और अछूत दोनों के लिए धार्मिक रूप से शिक्षा प्रतिबंधित है तो उनके लिए ही सबसे पहले विद्या मंदिर तथा पाठशालाएं खोली जाएं। ज्योतिबा ने इस संदर्भ में मिशनरियों का कार्य देखा था, उनसे प्रेरणा भी ली थी। मेरे देशबंधुओं में से महार, मांग, चमार दुख और अज्ञान में आकंठ डूबे हुए हैं। इनकी दुर्दशा ने ही उनकी स्थिति में सुधार लाने की प्रेरणा मुझे दी। स्त्रियों के स्कूल ने सबसे पहले मेरा ध्यान आकर्षित किया। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मेरा यह निश्चित मत हुआ कि लड़कों के स्कूल के बजाय लड़कियों का स्कूल होना जरूरी है। महिलाएं 2-3 साल की आयु में जो संस्कार अपने बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। अहमदनगर के अमेरिकन मिशन में मिस फरार ने जो स्कूल बनाया उसे मैंने अपने मित्रों के साथ जाकर देखा। जिस ढंग से उन लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी वह पद्धति मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे है समाज सेवा का आरंभ। सदियों से पुरुष की दासी बनी नारी जो अमानवीय यातनाएं झेलती आ रही थी, अधिकार के नाम पर उसे बंदिनी दासी का जीवन जीना पड़ता था और शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा गया था। घर की चार दीवारी में कैद उसकी समूची जिंदगी चूल्हे चौके की इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती थी। ज्योतिबा उनकी स्थिति में जागृति लाना चाहते थे, उन्हें शिक्षित करना चाहते थे और हर हाल में पुरुष के बराबर खड़ा करना चाहते थे।
इसलिए ज्योतिबा ने सबसे पहले 1 जनवरी सन 1848 को पूना में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। यह दिन भारतीय नारी जगत के लिए स्वर्णिम दिवस सिद्ध हुआ। ज्योतिबा का मानना था किसी भी बच्चे को पहली शिक्षा उसकी माता ही दे सकती है। यदि वह माता या शिक्षित होगी तो उसके बच्चे किसी भी कीमत पर संस्कारी नहीं हो सकते। बच्चों के स्वभाव, प्रवृत्ति तथा मनोवृत्तियाँ की स्थापना केवल माता ही कर सकती हैं। मनुष्य की शिक्षा की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है और माता उसकी पहली शिक्षिका। इसलिए बालिकाओं का स्कूल खोला जाना ज़्यादा हितकर और ज़रूरी है। ज्योतिबा ने अपने समय का एक महान युगांतकारी कार्य कर दिखाया। उनके समय में अनेक जनसेवकों ने केवल भाषणों तक ही स्वयं को सीमित रखा, लेकिन ज्योतिबा ने अपने सपनों को, कारवां को धरातल पर उतार दिया। तांत्या साहब भिंडे नाम की एक ब्राह्मण नारी शिक्षा के महत्व को समझते थे और वे ज्योतिबा के कार्य से बहुत प्रभावित भी थे। उन्होंने ज्योतिबा की इस महान कार्य में हर संभव सहयोग दिया। उन्होंने स्कूल के लिए अपनी हवेली तक भेंट कर दी और ज्योतिबा को आर्थिक सहायता के लिए 100 रुपये भी दिए। इसके अलावा भी वह ज्योतिबा को प्रति माह 5 रुपये सहयोग राशि के रूप में देते रहते थे। ज्योतिबा ने विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन उसमें छात्राओं को आने की समस्या थी। विद्यालय की छात्रा के रूप में ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम दर्ज कराया। उसके बाद उन्होंने अपने मित्रों के सामने स्त्री शिक्षा का महत्व बतलाना शुरू किया। पहले कोई भी व्यक्ति इस विद्यालय में अपनी बहन बेटियों को भेजने को तैयार न हुआ, क्योंकि ज्योतिबा का पूना में भारी विरोध शुरू हो गया था। लेकिन जो सज्जन स्त्री शिक्षा के महत्व को समझ वे उन्होंने अपनी लड़कियों को ज्योतिबा के इस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अंततः विद्यालय में 6 लड़कियां नियमित रूप से के लिए आने लगी। इनमें से 4 ब्राह्मण जाति की थीं, एक गौरिया तथा एक मराठा जाति की ही थी। कम ही सही, लेकिन लोगों ने ज्योतिबा के कार्य को सराहा। उनके लिए उत्साहजनक बात यह थी कि उनमें अकेली 4 लड़कियां ब्राह्मणों की थीं। ज्योतिबा ने इसे अपने प्रयासों को जीत समझा। ज्योतिबा अपने कार्य में पूरे मनोयोग से जुटे रहे। उनकी सहायता करने वाले तो कोई ही थे, लेकिन विरोध में पूरे का पूरा समाज, ब्राह्मण समुदाय और उस समय की पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था खड़ी थी। और तो और ज्योतिबा फुले का पूरा समाज भी उनके खिलाफ खड़ा था। कारण यह कि उन दिनों ब्राह्मणों की इच्छा के विरुद्ध जाना सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था। ब्राह्मणों ने ज्योतिबा के शिक्षण कार्य का घोर विरोध किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ज्योतिबा शूद्रों को पढ़ाकर ब्राह्मणों के बराबर बैठाने का काम कर रहा है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध काम कर रहा है। ज्योतिबा धर्मद्रोही है, षड्यंत्रकारी है। दरअसल ब्राह्मण ज्योतिबा के द्वारा कन्या पाठशाला खोले जाने से बेहद नाराज थे। ब्राह्मणों का यह निश्चित मानना था कि ज्योतिबा का यह प्रयास हिंदू धर्म पर सीधा आक्रमण है, पूरे नगर पर कलंक है। उनके अनुसार ज्योतिबा वह काम कर रहा है जो पिछले 3000 सालों में भी नहीं हुआ। नारी को तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, चाहे वह शूद्र हो या ब्राह्मणी। जहाँ पुरुष होंगे, बालक होंगे, वहाँ किसी कन्या का जाना अनैतिक नहीं तो और क्या है। उसे किसी भी कीमत पर नैतिक और राजनीति के अनुसार न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। नारी जन्म से ही मिथ्याचारिणी तथा विचारहीन होती हैं। उसे शिक्षा दिलाकर एक ओर जहाँ उसकी बसी बसाई गृहस्थी नष्ट करना है, वहीं दूसरी ओर गृह कलह का कारण और वह भ्रष्ट बना देना भी है। ब्राह्मणों के अनुसार यदि कोई लड़की शिक्षा ग्रहण करती है तो उससे पहले उसका पति मर जाएगा, वह विधवा हो जाएगी, उसका जीवन नरक हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। नारी धूप में या बारिश में छाता लेकर चलती है तो वह केवल पुरुष की मर्यादा, सम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा कुठाराघात है। उस समय नारी की स्थिति इतनी शोचनीय थी कि यदि वह घर में परिवार के बुजुर्गों के सामने अपने पति से बात करती देख ली जाए तो उसे 24 घंटे के लिए एक
अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। यदि वह पति के साथ भोजन कर ले तो यह उसका उससे भी बड़ा अपराध था। ससुराल या मायका छोड़कर पति के साथ अलग रहने वाली स्त्री का अपराध क्षम्य नहीं था। उसे हर हाल में अपने घर के भीतर ही रहना था, उसी में घुट घुट कर कुम्हलाना था। पति, सास, ननद, ससुर आदि को यंत्रणा ताड़ना को सहना था और उसी हाल में अंततः मर जाना था। लेकिन ज्योतिबा ने ब्राह्मणों की इन मतवादी, कूट व घृणित चालों परंपराओं की खुलेआम आलोचना खंडन शुरू कर दिया। उन्होंने निम्न समाज सदस्यों से कहा कि मनुस्मृति का बहिष्कार करो। मनुस्मृति की आचार व्यवहार संहिता अधिकार के काबिल है। मेरी बात मानो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। शिक्षा ही तुम्हें आनंद देगी, समाज में ऊंचा स्थान दिलाएगी। यह मैं तुमसे विश्वासपूर्वक कहता हूँ। मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों व पूरे समाज का भला है। ज्योतिबा फूले कहते हैं, अब तुम्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं। नकारो मनुवाद को, शिक्षा पाते ही पाएंगे उस सुख को। मानो मेरी बात को। पूना के ब्राह्मणों ने माली जाति के ही लोगों से ज्योतिबा को कहलवा भेजा कि यदि उसने समाज की पवित्र परंपराओं के विरोध में अपना रवैया नहीं बदला तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ज्योतिबा ब्राह्मणों के तीव्र विरोध व समाज के लोगों के समझाने बुझाने के बाद भी टस से मस नहीं हुए। तब ब्राह्मणों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारा धर्म खतरे में है। ज्योतिबा समाज का शत्रु है। वह एक तुच्छ व्यक्ति है और एक तुच्छ नीच व्यक्ति की संतान है। कमाल की बात यह है कि ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद ज्योतिबा के विद्यालय में छात्राओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यह ब्राह्मणों के लिए और भी अधिक तिलमिलाने की बात थी। ब्राह्मणों ने उन शूद्रों को भी धमकाया जो अपनी लड़कियों को ज्योतिबा के स्कूल में भेज रहे थे। यही नहीं, अपनी कन्याओं को स्कूल भेजने वाले ब्राह्मणों को बिरादरी से बाहर कर दिए जाने की धमकियां भी मिली। ब्राह्मणों का विरोध जारी ही था कि 15 मई सन 1848 में ज्योतिबा ने एक और विद्यालय शुरू कर दिया, जिसमें लड़के व लड़कियां दोनों साथ साथ ही पढ़ने लगे। अर्थात इस विद्यालय में सहशिक्षा की व्यवस्था की गई। उस समय कहा गया था कि शूद्र लड़कों के लिए महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में खोला गया यह पहला विद्यालय था। यानी ज्योतिबा शिक्षा पद्धति के जनक हुए, मगर यह श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता क्योंकि वे शूद्र जो थे। यदि ब्राह्मण होते तो इस काम के कारण उनकी प्रशंसा में पोथे के पोथे लिख दिए जाते। ज्योतिबा ने अब यह समझ लिया था कि जब तक हम स्त्रियों और विशेषकर पिछड़ी जाति की स्त्रियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक समाज में व्याप्त अंधकार, विश्वास और रूढ़िवाद नहीं हटेगा और अन्याय अनाचार की कड़ियाँ नहीं टूट पाएंगी। अब ज्योतिबा स्कूल में अकेले ही इतने सारे छात्रों को नहीं पढ़ा सकते थे, अतः उन्होंने अपनी पत्नी को और अधिक समय तक घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि सावित्रीबाई पढ़कर स्वयं विद्यालय में पढ़ा सकें। दूसरे विद्यालय में पढ़ाने का कार्य सगुड़ाबाई क्षीरसागर करती थी। बाद में उस विद्यालय में सावित्रीबाई भी पढ़ाने लगी। इस काम में ज्योतिबा के मित्र सखाराम, यशवंत परांजपे जी और उनके मित्र सदाशिव बल्लाल गोबंदे अहमदनगर में रहते हुए उनकी काफ़ी मदद किया करते थे। स्कूलों की भारी सफलता से वे ज्योतिबा को और आदर व सम्मान देने लगे थे। गोविंदराव पर अपनों और परायों का दबाव दिन ब दिन बढ़ने लगा। ज्योतिबा के पिता को ब्राह्मणों तथा कई सगे संबंधियों ने समझाया कि तुम्हारी बहू पढ़ लिख कर शिक्षक बन रही है, यह कार्य तो ब्राह्मणों का है, एक शूद्र स्त्री का नहीं, इसलिए यह कार्य तो धर्म के विरुद्ध है। ज्योतिबा और सावित्री दोनों धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारा लड़का धर्म और समाज के लिए कलंक है, वह हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। उसकी पत्नी भी निपट, निर्लज और मर्यादाहीन है। दोनों समाजद्रोही और धर्मद्रोही है। उनके व्यवहार का रंग तुम पर परमात्मा का कोप होगा। अच्छा हो दोनों को घर से बाहर निकाल दो। पुरोहितों ने गोविंदराव पर भड़काने की खूब आग बरसाई। ब्राह्मणों ने गोविंदराव से कहा कि या तो इन दोनों को रोको या फिर दोनों को घर से निकालो, अन्यथा तुम्हें जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम घोर नरक में पड़ोगे।
ज्योतिबा के पिता गोविंदराव जाति से निकाल देने की धमकी से डर गए। उन्होंने ज्योतिबा को बहुत समझाया, लेकिन ज्योतिबा अपने कार्य व सिद्धांत के प्रति अडिग थे। ज्योतिबा के सामने घर छोड़ने के अलावा कोई और चारा था नहीं भी नहीं। अपने लक्ष्य के पीछे हटना उन्होंने सीखा नहीं था। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को भी घर में नहीं रख सकता। सावित्रीबाई के सामने एक विचित्र धर्म संकट खड़ा हो गया। एक ओर पिता समान ससुर घर परिवार और दूसरी ओर पति और उनका सत्य पर आधारित न्याय सम्मत मार्ग। सावित्रीबाई कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी, इधर जाऊं या उधर। अंत में अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद सावित्रीबाई ने समाज को सामाजिक विषमताओं से मुक्त करने वाले अपने पति की अनुगामिनी बनकर रहना उचित समझा। दोनों ने ही पिता को प्रणाम किया और ज्योतिबा और सावित्री ने एक साथ घर छोड़ दिया। ज्योतिबा और सावित्री कोई पहले व्यक्ति न थे जिन्होंने बहुजन के कल्याण के लिए गृह त्याग किया था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने भी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के निमित्त गृह त्याग किया था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई का त्याग भी सिद्धार्थ के गृह त्याग की तरह मानव कल्याण के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसी गृह त्याग की बिना पर कोटि कोटि बहुजन आबाद हो सके। अब दोनों पति पत्नी पूना के ही गंजपेट क्षेत्र में रहने लगे। ज्योतिबा के उस्मान शेख नाम के एक घनिष्ठ मित्र थे। वे रूढ़िवादी विचारों के थे। उन्होंने ज्योतिबा को अपना मकान रहने के लिए दिया था। इतना ही नहीं, ज्योतिबा ने केवल शरीर पर जो वस्त्र पहन रखे थे उसी अवस्था में उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा था। उस्मान शेख की उदारता देखिए, जिन्होंने अपने उनके घर परिवार के प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं तथा बर्तन आदि भी दिए। आज भी यह मकान जर्जर अवस्था में ही नहीं ही सही, किंतु आज भी फूले का बाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। यह बाड़ा आज बहुजनों की श्रद्धा का स्मारक बन चुका है, क्योंकि आज के बहुजनों को अज्ञान की गहरी नींद से जगाने वाला ज्योतिबा जैसा महामानव इसी बाड़े में कभी रहा था। यहाँ रहते हुए इस महामानव ने घोर सामाजिक व आर्थिक यातनाएं भी सही। इस स्थिति का वर्णन ज्योतिबा ने अपने ही शब्दों में किया है। वे कहते हैं, मेरे पिता ने जब देखा कि मेरे द्वारा छोटी जातियों को शिक्षा देने से कहीं उच्च वर्गों के लोग मेरी जाति बंधुओं से रुष्ट न हो जाएं, तो उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया और मैं जो कुछ उचित समझता हूँ वह करने के लिए मैंने खुद को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। इसलिए कुछ ही दिनों में मुझे स्कूल बंद करना पड़ा और आजीविका के लिए मजबूर होकर व्यवसाय में लगना पड़ा। जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देता है। वह समाज से अलग हो जाने में कभी भय का अनुभव नहीं करता और न ही समाज से पृथक होने की बात से अपने दूरगामी यातनाओं को त्यागता है। वह समाज के विरोधों की परवाह न करते हुए अपने ही उद्देश्य में संलग्न रहता है। दुर्योगवश कोई अनुभव अथवा घटना अब उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। ज्योतिबा भली भांति जानते थे कि बाधाएं ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाती हैं। मनुष्य अपने अनुभवों से ही सीखता है। हजार तरह की बाधाओं के बीच से रास्ता बनाती हुई नदी आड़ी तिरछी उछलती कूदती सिकुड़ती और फैलती हुई आखिर अपने लक्ष्य रूपी सागर तक पहुंच ही जाती है। इसके लिए वह न तो किसी को का सहारा लेती है और न ही बाधाओं को देखकर रुकती है। वह चट्टानों को देखकर टूटती नहीं बल्कि उन्हें तोड़कर आगे बढ़ती है। ज्योतिबा का जीवन भी इन्हीं विचारों का वाहक बन गया था। भारत में आधुनिक पाठशालाओं की शुरुआत 19वीं सदी के दूसरे दशक में हुई। हिंदू लड़कियों के लिए पहली पाठशाला की स्थापना कलकत्ता में 1819 ईस्वी में हुई। अमेरिकन मिशन स्कूल द्वारा मुंबई में 1824 ईस्वी में एक स्कूल शुरू किया गया, जहां अध्यापकों को स्कूल चलाने के लिए प्रतिदिन उनके घर जाना पड़ता था। वह हर बच्चे को स्कूल आने पर कुछ पैसे दिए जाते थे। अध्यापक का वेतन उसके द्वारा स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर होता था।
पूना में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना अमेरिकन मिशन स्कूल द्वारा सन 1840 ईस्वी में की गई। इससे पूर्व पूना में स्कॉटिश मिशन द्वारा संचालित एक कन्या पाठशाला थी। उसमें लगभग 10 लड़कियां पढ़ती थीं, किंतु वह ईसाई स्कूल होने के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। यह भी ऐतिहासिक सत्य है कि ज्योतिबा फुले ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने लड़कियों के विद्यालय की स्थापना की थी। समचा नारी जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। ज्योतिबा की पाठशाला लगभग 5-6 महीनों तक चल पाई। ज्योतिबा ने पाठशाला चलाने के लिए अथक परिश्रम किए। कभी कभी भोजन के लिए भी उन्हें दिन में समय नहीं मिल पाता था और शाम तक भूखे प्यासे रहना पड़ता था। मित्र मंडली ही कुछ सहायता कर रही थी, लेकिन इतना होने पर भी वे अधिक समय तक अपनी पाठशाला नहीं चला सकी। उनके पिता द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर के कारण ज्योतिबा को जीवन यापन के लिए कुछ काम धंधा करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए मजबूर होकर ज्योतिबा को यह पाठशाला बंद करनी पड़ी। ज्योतिबा द्वारा महार मांग आदि अछूतों की लड़कियों को शिक्षा देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। उनके द्वारा किए गए इन प्रयासों पर अपना पहला मत व्यक्त करते हुए एक विद्वान ने बॉम्बे गार्डियन में 18 नवंबर सन 1851 ईस्वी को लिखा कि 5-6 महीनों के बाद महान उद्देश्यों पर दुर्योग का आघात हुआ। कुछ दूषित लोगों के प्रभाव में आकर ज्योतिबा के फुले के पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। इसके कारण सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया। उन्हें पाठशाला बंद करनी पड़ी। इस दरमियान ज्योतिबा और उनके मित्र अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा कर तैयार करने लगे, ताकि उनके द्वारा दूसरे स्कूलों की स्थापना किए जाने पर ये स्त्रियां वहां अध्यापन का कार्य करने योग्य बन जाएं। कुछ के लिए ज्योतिबा की पत्नी सावित्रीबाई ने उनके मित्र गोबंडे के घर पर अहमदनगर में अध्ययन किया। बाद में केशव शिवराम भवलकर नाम के एक व्यक्ति ने सावित्रीबाई को शिक्षा देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। भवलकर सन 1848 ईस्वी में पूना के सरकारी मराठी पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए थे और सुधारवादी परमहंस सभा के सदस्य थे। उन्होंने कुछ समय तक महिलाओं को अध्यापन का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास किए थे। इन सहयोगियों के उत्साह को देखते हुए ज्योतिबा टूटकर बिखरने से बचे रहे तथा अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के प्रयासों में जुटे रहे। स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद ज्योतिबा ने अपना खंडित बालिका विद्यालय पुनः शुरू करने की बात सोची। वे अपना जीवन लक्ष्य भूले नहीं थे। कोई भी मकान न मिल जाने पर यह विद्यालय उनके मित्र गोबंडे के मकान पुराने गंजपेट में शुरू किया गया। ज्योतिबा के शारीरिक प्रशिक्षक लहूजी बुआ उस्ताद और मित्र रानबा महार इन दोनों ने मिलकर अनेक लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उस समय शूद्रों के बच्चों को सार्वजनिक तालाब तथा कुओं से पानी लेने पीने की अनुमति नहीं थी। इसलिए ज्योतिबा ने अपने पैसे से इन बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था की। ज्योतिबा ने ही उन्हें कपड़े भी उपलब्ध कराए। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने पर एक उदार ब्राह्मण अध्यापक उन्हें अध्यापन के कार्य में सहायता करने लगे, तो अन्य ब्राह्मणों ने उसे प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण वह स्कूल छोड़कर चला गया। जब विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या बढ़ी तो ज्योतिबा ने निकट के ही एक मुसलमान का मकान किराए पर ले लिया। मोरी विट्ठल वाल्वेकर और देवरस ठोसर ज्योतिबा को स्कूल के कामकाज और पत्र व्यवहार में हाथ बटाने लगे। एक अंग्रेज अधिकारी मेजर कैंडी ने ज्योतिबा के काम में सहयोग करने के उद्देश्य से उसे कुछ किताबें उपलब्ध कराईं। सच कहा जाए तो ज्योतिबा के इस विद्यालय का फिर से खुलना एक महान उपलब्धि थी। अब तक उनके सर पर पिता का साया था, इसलिए पेट पालने की कोई चिंता उन्हें थी नहीं। लेकिन घर से बाहर निकलते ही अब उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या आ खड़ी हुई। काम धंधे की तलाश में कुछ दिनों तक ज्योतिबा को स्कूल का काम छोड़ देना पड़ा और जैसे तैसे पेट पालते रहे। स्कूल बंद न हो इसके लिए ज्योतिबा ने सड़क निर्माण कार्य में पत्थर सप्लाई के ठेके लेने का कार्य शुरू कर दिया। दोनों
पति पत्नी पूरी लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहे, लेकिन जैसे ही स्थिति में कुछ सुधार आया, ज्योतिबा ने जूनागंज पेठ में सदाशिवराव लाल गोबंदे की जगह में फिर से एक स्कूल खोल लिया। लहूजी मांग व राघवा महार कुछ लड़के लड़कियों को फिर से ले आए। इस स्कूल में विष्णु पंत धत्ते नामक ब्राह्मण शिक्षक ने कुछ समय तक बच्चों को पढ़ाया भी, लेकिन ब्राह्मणों के तंग करने पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अकेले रहते हुए भी ज्योतिबा ने अपने प्रण नहीं छोड़ तोड़ा। वे जनहित के कार्य में जुटे रहे। इस प्रकार ज्योतिबा सावित्री का यह कारवां आगे बढ़ता ही रहा। अब ज्योतिबा 3 विद्यालय चलाने लगे। सावित्रीबाई भी पढ़ाने लगी। सावित्रीबाई को स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कतों व समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब वे विद्यालय जाती थीं तो रास्ते में ब्राह्मण उन पर पत्थर व गोबर फेंकते। इस पर भी सावित्री क्रुद्ध हुए बिना चली जाती। वे साथ में 3 साड़ियाँ लिए रहती। गंध हुई साड़ी को विद्यालय में जाकर बदलती और एक वापस आकर घर पर बदलती। ऐसी थी माता सावित्रीबाई फूले। धैर्य की साक्षात देवी पूरे मनोयोग से अपने पति के सुधारवादी आंदोलन में जुटी रहीं। अपने साथ घटने वाली इन बेहुदा हरकतों का जिक्र वह कभी भी ज्योतिबा से नहीं करती थी, ताकि उनका ध्यान अपने महान मिशन से हट न पाए। सावित्री का स्कूल में पढ़ाने के लिए जाना परंपरावादी इस समाज की चूल्हे हिला देने वाला कार्य था। घर के बाहर कदम रखकर जो समाज के क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। धर्मांध और कट्टर पुरोहित लोगों को किसी स्त्री का इस तरह निर्भयतापूर्वक आचार करना फूटी आंखों नहीं सुहाता था। सावित्री की छिछालेदर करने में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। घर से बाहर निकलकर जब वह स्कूल जाती तब रास्ते पर खड़े ब्राह्मण लोग उसे गंदी गंदी गालियां देते, उस पर थूकते, उसे पत्थर मारते, उस पर गोबर फेंकते। आज गोबर पत्थर फेंकने वाले नीच ब्राह्मणों को तो कोई जानता तक नहीं, किंतु उनके गोबर पत्थर सहने वाली धैर्य और साहस की महान देवी सावित्रीबाई फूले का गुणगान सारा जगत कर रहा है। धन्य है वह महिला। इस जानलेवा अपमान की आग को शांति से पीकर वह अपना काम करती रही। वह लोगों से हाथ जोड़कर कहती, भाइयों, मैं तो आपकी और अपने इन छोटी छोटी बहनों को पढ़ाने का पवित्र काम कर रही हूँ। मुझे बढ़ावा देने के लिए शायद आप मुझ पर गोबर पत्थर फेंक रहे हैं। मैं यह नहीं मानती हूँ कि ये गोबर पत्थर नहीं, फूल हैं। आपका यह कार्य मुझे प्रेरणा देता है कि इसी तरह मुझे अपनी इन बहनों की सेवा करनी चाहिए। आप सदा सुखी रहें। इस प्रकार वह अपने घोर विरोधियों को भी भवतु सब मंगलम, सभी सुखी रहें का आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ जाती। एक बार जब सावित्रीबाई विद्यालय जा रही थी तो रास्ते में एक ब्राह्मण युवक ने उनसे बदतमीजी की। सावित्रीबाई ने जूती उतारकर तड़ातड़ उसे पीटना शुरू कर दिया। वह युवक भीगी बिल्ली की तरह प्राण बचाकर भाग निकला। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो ज्योतिबा को भी ब्राह्मणों की इस करतूत का पता चल गया। तुरंत ही उन्होंने इसकी सूचना लहूजी गुरु जी को दी। गुरुजी ने अपने जांबाज पट्टों को बसकोल्हे नामक एक युवक सहित सावित्रीबाई के साथ सुरक्षा के लिए लगा दिया। ये लोग सावित्री के साथ घर से स्कूल व स्कूल से घर तक आते थे। अब किसी की भी हिम्मत न होती कि कोई सावित्रीबाई की ओर आंख उठाकर देखे या अभद्र व्यवहार करे। केवल 4 वर्षों के अल्पकाल के अंदर ही ज्योतिबा ने 18 विद्यालय बहुत अच्छे ढंग से चलाने शुरू कर दिए। ये सभी विद्यालय उन सब शूद्र छात्रों के लिए थे जिनके लिए शिक्षा हमेशा से शिक्षा के द्वार बंद थे। 3 नवंबर 1857 को ज्योतिबा ने पूना के बुधवार पेठ में अंगड़ा साहब चिपळूणकर की विशाल हवेली में लड़कियों के लिए एक और स्कूल खोला। सच कहा जाए तो ज्योतिबा ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने केवल लड़कियों की पढ़ाई के लिए अलग से स्कूल खोलने की दूरदर्शिता दिखाई थी।
ऐसे महान व पुनीत कार्य को भी ब्राह्मणों ने अधर्म की संज्ञा दे दी, तो कृपया बताएं तो फिर धर्म क्या है। प्रत्येक भारतीय को फूले का आसानमंद होना चाहिए, जिनकी वजह से शिक्षा का उजाला उन झोपड़ियों तक भी पहुंचा जिन में कोई खिड़की ही नहीं थी। ज्योतिबा ने घोर ब्राह्मणवाद के युग और उनके ही गढ़ में यह महान मगर असंभव दिखने वाला कार्य कर दिखाया था। ऐसे में कहा जाए तो राष्ट्रपिता कहलाने के सही पात्र केवल मात्र महामना ज्योतिबा फूले ही हैं। वास्तव में ज्योतिबा के सारे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रेरणा उनकी पत्नी सावित्रीबाई ही थी। सत्य तो यह है कि यदि सावित्रीबाई का साथ उन्हें न मिला होता तो वे अपने जीवन में उतना कुछ न कर पाते जितना वह कर सकें। सावित्रीबाई ने अनुभवी पिता खंडूजी पाटिल से काफ़ी कुछ सीखा था, सो उनके जीवन में खूब काम आया। यहाँ इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सगुड़ाबाई ने सावित्रीबाई की काफ़ी मदद की और दोनों ने मिसेज मिशेल के नाम नॉर्मल स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग ली। गौरतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई को लाने का जितना श्रेय सगुड़ाबाई ज्योतिबा को है, उतना ही मिसेज मिशेल को भी है जाता है। धन्यवाद। आगे का जो है आगे के चैप्टर है ज्योतिबा के कार्यों का मूल्यांकन, तो आगे जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।